हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांगता को समझना। इसी क्रम में हम लोग थर्ड यूनिट पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम अगली दिव्यांगता का परिचय करेंगे, जो कि आपका सब यूनिट रहेगा 3.1। और दिव्यांगता आपकी कौन सी होगी? बौद्धिक दिव्यांगता, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम कैसे होता है बच्चों में, ये चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो इससे संबंधित सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बौद्धिक अक्षमता की अवधारणा क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर बौद्धिक अक्षमता के जो निवारण के उपाय हैं उसके चरण के बारे में लिखने के लिए भी कह सकता है, या फिर इसके विभिन्न प्रकार पूछ सकता है, या फिर ये क्या होता है इसके विभिन्न कारणों का एक साथ वर्णन करना होगा। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका जून में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा हम बात करेंगे मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट 1927 के अनुसार। तो बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है, यानी कि जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले यहाँ पे बच्चे का जो मेंटल प्रॉब्लम होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो मेंटल स्थिति होती है उसमें ग्रोथ नहीं होता है, उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है, वो रुक जा रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। क्योंकि आगे चल करके वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी कहलाएगा, वही आपका मेंटल रिटार्डेशन भी कहलाएगा। तो ये जो होता है ये वंशानुगत भी हो सकता है, जीन्स का भी असर देखने को मिल सकता है इसमें। जन्म से ही हो सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं जन्म के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। अब जन्म के बाद क्या हो सकता है, जैसे कि बच्चे को बीमारी हो जाए या सिर में चोट लग जाए, तो इससे भी आप देखेंगे कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। अब हम बात करेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 1983 के अनुसार। तो बौद्धिक दिव्यांगता का यहाँ पे तात्पर्य ये होता है कि सामान्य बौद्धिक जो क्रियाशीलता होती है इसके औसत स्तर में अगर थोड़ी सी भी कमी पाई जा रही है, तो इसके बाद देखा जाता है कि उस बच्चे का जो व्यवहार है उस व्यवहार में काफ़ी कमियां पाई जा रही हैं। वो एक सामान्य बच्चे के जैसे व्यवहार होते हैं उस तरीके से व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता है। इस समय ये दर्शाता है कि जो उसका डेवलपमेंट होना था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं। AAMR 2002 के अनुसार इसकी परिभाषा। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वह होती है जिसमें जो IQ लेवल होता है वो जो व्यवहार बच्चे का होता है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं सीमित हो जाती हैं या रुक जाती हैं, जो वैचारिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं। यानी कि बच्चे के सामाजिक कौशल में भी वो चीज़ें दिखाई देंगी, जो व्यवहार वो प्रदर्शित करेगा उसमें भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। और ये सब कब दिखाई देती हैं? 18 वर्ष के पहले ही ये सारे लक्षण आपको देखने को बच्चे में मिल जाएंगे। मानसिक मंद बच्चों में शारीरिक, दृश्य एवं श्रव्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है केवल उन बच्चों को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम ही हो, नहीं, उन्हें जो विजुअल होता है या हेयरिंग होता है, ये भी समस्याएं बच्चों में आ सकती हैं। यह मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त स्थिति पर भी निर्भर करता है। मस्तिष्क को जितना अधिक नुकसान होगा उतना ही अधिक गंभीर मस्तिष्क से संबंधित अक्षमता होने की पूरी संभावना रहेगी। मानसिकता से समायोजित कई अन्य अक्षमताएं भी होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और स्वालीनता। ये तीनों जो डिसेबिलिटी है आप जानते हैं कि काफ़ी गंभीर डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे जल्दी ठीक नहीं होते हैं,
और उन्हें केवल डीएलएस की चीज़ें ही सिखाई जा सकती हैं। बाकी व्यावसायिक कौशल में या शिक्षण कौशल में उन्हें निपुण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा भी, उसे भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। सीपी का बच्चा भी आपके जानते ही हैं, वो तो पैर से भी चल भी नहीं पाता है, चल फिर भी नहीं पाता, उसके कोई भी अंग अच्छे से कार्य नहीं करते हैं और उसका मस्तिष्क तो देख लीजिए आप, लगभग ना के बराबर ही होता है। स्वालीनता, ये भी बच्चे अपने में ही गुम रहते हैं और इन्हें किसी बाहरी दुनिया से या सामाजिक कौशल से, किसी भी व्यवहार से इन्हें कोई भी मतलब नहीं होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम के जो कारण हैं इसके बारे में। तो इसका अगर कारण देखते हैं तो लगभग सारी डिसेबिलिटी का आप कारण अगर देखेंगे तो वो 3 कारण होते हैं मुख्य रूप से। 3 कारण कौन कौन से होते हैं? एक तो जन्म से पहले होने वाली दिव्यांगता होती है, एक जन्म के समय होती है और एक जन्म के बाद होती है। तो जन्म से पहले होने वाली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है? जब बच्चे गर्भावस्था में होते हैं। तो गर्भावस्था में अगर बच्चे हैं तो उस समय अगर चोट लग जा रही है माँ को या कोई दुर्घटना हो जा रही है तो इससे भी बच्चे का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम देखा जा सकता है, कि बच्चे में ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी कि बच्चे का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थितियां खराब हों तो उस दौरान भी बच्चे में देखा जाएगा कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे कि इस दौरान क्या होता है, स्थिति अगर ख़राब है, गरीबी है, भुखमरी है या असहायता है, तो इससे भी खतरा बना रहता है। साथ ही मस्तिष्क स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं हानि यहाँ पे देखने को मिलता है। अवसरों की कमी, कुछ लोगों का उपयोग और अवसरों की कमी के कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता उनमें देखी जा सकती है। इनमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समरसता के अवसर की गुणवत्ता और पहुंच की कमी को शामिल किया जाता है। अब जीवन वायु के दौरान होने वाली कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं डिप्रेशन का शिकार, स्ट्रोक होना और डिमेंशिया अगर जैसे बीमारी हो जा रही है बच्चों को, तो उनका भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होता ही होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसमें आपके आता है। स्वास्थ्य या पोषण से संबंधित अगर समस्याएं हैं कि बच्चा गर्भ में पल रहा है, उस दौरान अगर माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पोषण की कमी हो रही है, तो भी बच्चे में आपको ये दिव्यांगता देखने को मिल सकती है। व्यक्तिगत या मानसिक तनाव की हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर माँ उस दौरान चिंता से ग्रस्त है या फिर उसे किसी भी प्रकार का तनाव बना रह रहा है लगातार, तो इससे भी कहीं ना कहीं उसका खुद का मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होगा, उसका असर बच्चे पे भी देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो ख़त्म करने से पहले हम ये भी बताएंगे, ये तो आपके पहले की कमियां थी। बाद की जन्म के समय क्या होता है कि अगर जैसे जन्म के पूर्व का इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, अब जन्म के समय क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। उस समय जैसे कि प्रशिक्षित दाई या नर्स नहीं है, तो फिर बच्चे को अगर प्रसव कराया जा रहा, उस दौरान भी बच्चे को समस्या हो सकती है कि अगर प्रशिक्षित दाई नहीं है तो फिर वो अपने ही तरीके से करेगी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो ऐसे में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है, या उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, या प्रसव के दौरान किसी औजार से बच्चे को चोट लग जा रही है मस्तिष्क में, तो भी बच्चे को समस्या होगी। और उसके बाद जन्म के पश्चात की बात करते हैं, तब भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाना या दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। तो ये समस्याएं अगर बन रही हैं तो भी बच्चे में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके निवारण के उपाय की बात करेंगे यहाँ पे। तो बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है वो एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसको पूरे लाइफ में कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम किसी बच्चे को हुआ हो तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रोकथाम के 3 चरण होते हैं, इसमें भी आपके एक प्राइमरी स्टेज होता है, एक सेकेंडरी स्टेज होता है और आपका एक टर्टरी स्टेज होता है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्टेज होते हैं। अब प्राथमिक में क्या होता है कि जैसे कि
इसमें आनुवांशिक परामर्श दिए जाते हैं कि एक ही जो रक्त समूह होता है उसमें शादी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि काफ़ी दूर दूर शादियां होती हैं, गोत्र वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है, एक ही जो नस्ल के होते हैं उनमें ही शादियां हो जाती हैं। जैसे कि फूफा के लड़के, मामा के लड़के या मौसी के लड़के, इनसे शादियां हो जाती हैं, तो वो एक ही रक्त समूह के होते हैं, तो इससे भी समस्या देखने को मिलता है। इसमें भी प्रसव पूर्व और प्रसव कालीन सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि यदि बच्चे में आप पहले से रोकथाम कर रहे हैं कि उसे कोई किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी ना हो, और तब भी बच्चे में अगर डिसेबिलिटी आ जा रही है तो उसे चिकित्सक के पास लेके जाना। यहाँ तक का जो प्रक्रिया होता है वो प्राथमिक में आता है। प्राथमिक में क्या होता है, बच्चे की दिव्यांगता को पहचानना होता है। केवल वहाँ पे आप ये पहचान करेंगे बच्चे में कौन सी दिव्यांगता आ रही है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, सामाजिक कौशल कैसा है, भावनात्मक उसका कौशल कैसा है, ये चीज़ें हम वहाँ पे पहचानते हैं। और द्वितीय कौशल में क्या होता है कि इसमें बच्चे को हम चिकित्सक के पास लेके जाते हैं और उसी दिव्यांगता के अनुरूप उसे हम चिकित्सा देते हैं। उस बच्चे को क्या चीज़ें आवश्यकता है उस डिसेबिलिटी के अनुसार, तो वो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम उस बच्चे को अपने भरसक कोशिश जितना भी रहता है हम उतना करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका तृतीयक रोकथाम। ये मैं इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं पूरा पढ़ के सुनाऊँगी तो शायद आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक लाइन में, 2 लाइन में बता दे रही हूँ ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें हमेशा, और ये पेपर में ही नहीं, आपको बाद में भी सारी चीज़ें काम आएंगी। तो तृतीयक रोकथाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चे को दिव्यांगता हो गई, जैसे फर्स्ट यानी कि प्राइमरी में जब आपने देखा, प्राइमरी स्टेज में जब आपने देखा कि वहाँ पे बच्चे को दिव्यांगता है, पहचान किया आपने, फिर सेकेंडरी स्टेज में आपने क्या किया कि उसे आप चिकित्सक के पास लेके गए या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गए, ऑडियोलॉजिस्ट के पास है, जैसी भी दिव्यांगता थी या फिर मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित जो भी वहाँ पे डॉक्टर वगैरह थे उनको अगर आप लोगों ने दिखाया, तो भी बच्चे को उस दिव्यांगता के अनुसार जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं। तो जो आप उसकी आवश्यकता को वहाँ पूरा कर रहे हैं उसकी डिसेबिलिटी के अनुसार, वो आपके सेकेंडरी स्टेज में आएगा। लेकिन जब आप द्वितीयक में ये सारी प्रक्रियाएं करते हुए उस जो डिसेबिलिटी से वो बच्चा ग्रसित है उसको अगर आप ठीक नहीं कर पाए और उसको आप स्वीकार ले रहे हैं, फिर उस बच्चे को उपकरण वगैरह प्रदान करके उसके जीवन में उसे अपना जीवन यापन कैसे करना है इसके लिए आप उसको कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं, तो वो आपका तृतीयक रोकथाम कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि हम प्राइमरी में क्या करते हैं, बच्चे की पहचान करते हैं, उसे डिसेबिलिटी कौन सी हो रही है और उससे हम बचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी उस बच्चे में डिसेबिलिटी आ ही जा रही है, फिर वो सेकेंडरी स्टेज में आ रहा है, उसे हम डॉक्टर वगैरह को दिखा रहे हैं, चिकित्सक को दिखा रहे हैं, पेशेवरों को दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उस बच्चे को अगर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और उस बच्चे में डिसेबिलिटी आ ही जा रही है, तो तृतीयक रोकथाम यानी कि आपके टर्टियरी स्टेज में क्या होता है कि उसमें फिर उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार चीज़ों को दे करके उसे अदर कौशल सिखाया जाता है जिससे बच्चा अपना जीवन यापन कर सके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होता है, तो समुदाय के समर्थन और भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। बौद्धिक दिव्यांगता से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उन्हें दी जाने वाली सेवाओं में ये चीज़ें शामिल होती हैं, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सेवाएं, 2 सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। अब इन दोनों सेवाओं की जो आवश्यकता होती है उनमें एक अच्छे चिकित्सक, स्वास्थ्य मूल्यांकन और सटीक निदान वो दे, ऐसे डॉक्टर और हाइपोथायराइडिज्म जैसे ठीक करने वाले डॉक्टर जो हों वो पहचान करके उसको इलाज कर सकें, इन लोगों की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही जैसे मिर्गी है, संवेदी हानि है या व्यवहारिक समस्याएं हैं, इनको भी हम वहाँ पे चिकित्सा दे करके ठीक कर सकते हैं या फिर उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं।
बहुत से दावे ऐसे भी किए गए हैं कि कुछ दवाइयाँ, हर्बल औषधियाँ जो हैं वो बुद्धि में सुधार कर भी सकती हैं, और थोड़ा बहुत उसमें तो हम सुधार कर ही सकते हैं अगर हम उसका लगातार दवाएं कर रहे हैं या उससे संबंधित थेरेपी वगैरह ले रहे हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी में क्या होता है, हम जो चिकित्सक होता है या पेशेवर जो होता है या फिर जो ट्रेनर होता है, वो उनके माता पिता से सटीक जानकारी लेते हुए बच्चे के लिए वहाँ पे कार्य करता है ताकि उस बच्चे में थोड़ा बहुत सुधार लाया जा सके। और सामाजिक जागरूकता फैलाना होता है यहाँ पे, और लोगों का विश्वास जीतना होता है, और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला करके लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें आवश्यकता अनुसार अगर आप सेवाएं दे रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बौद्धिक दिव्यांगता के प्रकार के बारे में। तो बौद्धिक दिव्यांगता का जो प्रकार होता है उसमें सबसे पहले आपके क्या आता है, सीवियर आता है, सॉरी अल्प आता है। इसमें 55 से 70 जो होता है, दिव्यांग लोगों में लगभग 85% में एक अल्प बौद्धिक दिव्यांगता भी होती है, 85% तक लगभग। उसके बाद आपका आता है मध्यम। मध्यम में आपका क्या आता है, 35-40 से 50-55, 10% दिव्यांग लोगों में ये दिव्यांगता देखने को मिलती है। उसके बाद गंभीर आता है जो कि 3 से 4% लोग इसमें आते हैं। 20 से 25 या 35 से 40 के बीच वाले लोग इसमें आपके शामिल होते हैं। फिर आपका आएगा गहरा। इसमें आपके क्या होता है, 20 से 25, जो कि 1 से 2% ही लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को बताती हैं, और उन्हीं का ये प्रकार है जिसमें आपके अल्प, अति अल्प, मध्यम और उसके बाद गंभीर, अति गंभीर, ये चीज़ें आपके इसमें शामिल हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ाई करें। जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, आप लोगों को दोबारा से वो चीज़ें समझा दी जाएंगी। बाकी आपको PDF चाहिए अगर अच्छे से इसको पढ़ने के लिए पूरे एक एक पॉइंट को, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस पहली बार यहाँ इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने बच्चों, अपने अन्य साथियों के साथ में भी या अपने बच्चों के साथ में भी। तो बाय बाय, टेक केयर।